नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने समय एवं ऊर्जा का प्रयोग अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने में कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे जो अपना ये एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन मतलब जो हमारा NCERT है, NCERT का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मतलब 6 to 12 से लेकर जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उसमें हर एक चैप्टर को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कोई काट छाट नहीं। हाँ, लास्ट में हम लोग उसको समराइज करके कुछ प्रमुख चीज़ें जरूर देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरी हम अपनी राजनीति विज्ञान को। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान जो क्लास 6 का है, क्लास 6 में राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय 1 में विविधता की समझ के अभी तक हम लोगों ने कितने, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों पार्ट कर चुके हैं, और हमारा इसका पार्ट 3 है। आज आपको ये डेली शाम को 7 बजे मिलता है, और ये हमारे ISP से जो NCERT महासंग्राम बैच है उसमें कहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। जैसे कि इसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में जो बात की थी, पहले वीडियो में हम विविधता को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर चले थे, और उसमें देखा था समीर 1 समीर 2 की कैसे दोस्ती होती, उनके धर्म और उनके हर पहनावे से लेकर बोलचाल और हर चीज़ में कितना अंतर पाया जाता है, उसकी कुछ कहानियों को भी देखे। साथ ही में ये भी देखे कि जाति व्यवस्था और गैर बराबरी आखिर क्या होता है, क्या जो हमारी विविधता है उसमें जाति व्यवस्था को शामिल किया जाता है कि नहीं शामिल किया जाता है। तो एक गैर बराबरी को के में दर्ज किया गया था, और जो अमीरी गरीबी उसको भी गैर बराबरी कहा गया था। लेकिन जहाँ पे खान पान, पहनावा, भाषा बोली ये है, तो इसको हम लोग विविधता की बात करे थे। और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा कि आखिर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उन कहानियों के बारे में बात किया था कि कैसे लोग सोचते हैं। उसमें एक कहानी भी आपको लिखने के लिए कहा गया था, जिसमें क्या था कि आपको ऐसे सिर्फ स्थान पर रखा जाने वाला था कि जहाँ पर सिर्फ 2 भाषाएँ थी। मतलब 2 तरह के कपड़े थे, एक तरह का खाना था, जैसे कि आलू सिर्फ आप खाते हैं, एक तरह का खेल खेलते हैं। उसके संदर्भ में आपको एक कहानी भी लिखनी थी। और इसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते तो उसमें भारत में विविधता की बात करते, तो आखिर भारत में अलग अलग जो त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग तरह का जो खाना खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखा था। साथ ही में ये भी देखा था कि आखिर विविधता को कैसे समझ सकते हैं। तो विविधता के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 200-250 साल पहले की बात है, जब वहाँ पे यात्रा करते थे तो यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए वो लोग वहाँ पे जाके रह जाते थे और कुछ चीज़ें वहाँ की सीख लेते थे, कुछ अपनी यहाँ की बता देते थे, और एक मिलीजुली संस्कृति का विकास होता था। वहीं पे कुछ अन्य कारणों की भी बात किया था, जैसे सूखा, अकाल, या इन सब चीज़ों की भी बात किया था। अब यात्रा करने का जो माध्यम था, जैसे कि अभी तो रेल, हवाई जहाज, बस, कार, ये सारी चीज़ें, तब क्या था माध्यम, तो घोड़ा, ऊँट, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो इसमें एक डिफरेंस बताया गया था कि लद्दाख और किसके, जम्मू कश्मीर में जो स्थित लद्दाख है, लद्दाख के बारे में, और इसके अलावा केरल के माध्यम में 2 अंतर को स्पष्ट करना था। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया था कि लद्दाख की, लद्दाख जो कि एक क्या स्थान है, एक रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ की पश्मीना शाल बहुत फेमस है और पश्मीना शाल बहुत अच्छे से बिकती है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं केरल के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अवश्य मिल रही होगी। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो में, और देखते हैं कि आखिर केरल, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले बार रोका था लद्दाख से, लद्दाख के आगे केरल में अंतर देखेंगे कि आखिर केरल क्या है। तो हम लोगों ने क्या बात किया था, लद्दाख अगर सबसे उत्तरी हिस्सा है, और तो दक्षिणी हिस्सा केरल दक्षिण में केरल स्थित है, और हमारे उत्तर में लद्दाख स्थित है। दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब इनके मध्य अंतर देख रहे हैं। लद्दाख को देख चुके हैं, और केरल की बात करते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य। दक्षिण कोने में, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम कोने में, जैसे कि ऐसे हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये पश्चिम इधर जो यहाँ पे कोने में स्थित राज्य है उसे कहा गया है केरल। और तो केरल है, यहाँ एक तरफ वह समुद्र से घिरा है। मतलब अभी जहाँ पे हम लोगों ने अभी लद्दाख की बात की, वहाँ पे पानी था ही नहीं,
वहाँ पे पानी पीने के लिए लोगों को गर्मी में जो बर्फ़ पिघलती है उस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनंत पानी है, क्योंकि ये साइड समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया और आदि उगाए जाते हैं। यहीं पे जैसे कि इलायची के नाम से तो एक इलायची पर्वत ही है, तो उसी तरह से कई सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत फेमस है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। जो ये मसाले वगैरह हैं, जैसे कहते हैं कि जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे तो जो कालीकट बंदरगाह पे उतरे थे, इसका मसाला यहाँ से खरीद के ले गए थे, वो अपने देश में कितने 60 गुना रेटों पे बेचा था यहाँ का मसाला। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए 60 गुना, यहाँ 1 रुपये का खरीदा, वहाँ पे बेचा कितने का, 60 का, तो फायदा कितना हुआ, सोचिए फायदा कितना हुआ, 59 गुना फायदा हुआ, मतलब 59 रुपये का फायदा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका 1 रुपया है। सारे खर्चे निकालने के बाद इतना प्रॉफिट तो कौन नहीं आना चाहेगा। ठीक है, तो आप चलते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, यहाँ पे देखिए ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। अंग्रेज तो बाद में आया, वो तो अभी 200 साल पहले आए, लेकिन 2000 साल पहले कौन आया था, तो संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता, जैसे सभी लोगों ने इब्न बतूता की कहानियों को पढ़ा होगा, तो इब्न बतूता ने जो करीब 700 वर्ष पहले यहाँ पे आए, अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा, में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। यहाँ पे इज्जत सभी को। अब आगे बात करते हैं, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे। कैसे, तो वास्को डिगामा जो 1498 ईस्वी की बात कर रहे हैं अब हम लोग, तो पानी के जहाज के माध्यम से यहाँ पहुँचे थे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। मतलब जब वास्को डिगामा भारत पहुँचे हैं तब जाके पुर्तगालियों ने कहाँ भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, वो खोज, क्योंकि समुद्र अनंत में कहीं कुछ दिखता नहीं है, तो भाई उनको रास्ता कैसे पता होगा। इसीलिए जब वास्को डिगामा खोजते खोजते यहाँ पे पहुँचते हैं, भारत को जानते हैं, इसके बाद ही सभी लोगों को, पुर्तगालियों को इसका रास्ते का एहसास होता है, जो केप टाउन होके जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते से यहाँ पे आते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्मों का जो है शामिल होते हैं यहाँ पे। इन सभी तरह के लोग रहते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब यहाँ पे बता रहा है कि चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते हैं। वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला भी कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या, जो प्रमुख व्यवसाय है इनका, ये यहाँ पे मछलियाँ पकड़ना है। मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते हैं उसको चीन वाला, और जो मछली पकाने के लिए ये अपना बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको चीना चट्टी बोलते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के लोग अधिकतर क्या मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। भैया इनका प्रमुख खाना क्या है, तो मछली, सब्जी और चावल, ये केरल के लोगों का प्रमुख खाना है। जैसा कि यहाँ पे केरल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है जिसमें नाव का एक चित्र बनाया गया है कि यहाँ पे मनाए जाने वाले त्योहारों में ओणम का एक विशेष आकर्षण केंद्र है। जैसे कि यहाँ पे ये नाव एक प्रतियोगिता होती है जिसमें कई सारे प्रतियोगी सम्मिलित होते हैं और अलग अलग नाव दी जाती है। उसको तैरा के सबसे पहले पहुँचना रहता है एक लक्षित बिंदु पे। साथ ही में ये वहाँ का एक ऐसा त्यौहार फेस्टिवल है जो कि वहाँ की जब फसल की कटाई वगैरह होती तब ओणम त्यौहार को केरल में मनाया जाता है प्रमुखता के साथ। चलते हैं, देखते हैं आगे।
जैसे कि यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। मतलब अगर उनके इतिहास में जाते हैं, उनके इतिहास को देखते हैं, खंगोलते हैं, तो इतिहास में देखते हैं कि प्रभाव एक ही जैसा है। कहीं ना कहीं अगर विदेशी आए हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ा है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती, यहाँ पे मसालों की खेती को ने संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। मतलब जो केरल में व्यापारी क्यों गया, तो वो इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे मसाले मिल रहे थे, और वहीं पे अगर जो व्यापारी लद्दाख क्यों गए, तो वहाँ पे ऊन, जो सबसे अच्छा ऊन है या साल है, उसने उसको अपनी तरफ खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल पर प्राय गहरा रिश्ता होता है। मतलब जो इसका इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है, चाहे जो व्यक्ति हो। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मतलब काम का जो आधार है, अगर काम करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो भी आपका इसका प्रभाव पड़ता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक एवं रीति रिवाज और जीने का जो तरीका है धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। मतलब अगर हम कहीं पे जाते हैं, वहां रहना स्टार्ट करते हैं, तो तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं और उस क्षेत्र की चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अपने पड़ोस से हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को में घुल मिल जाते हैं। मतलब अगर हम कहीं पे जाके रहने लगते हैं, वहाँ पे कोई और समुदाय रहता है, उसके साथ जो उसके रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनसे हम धीरे धीरे रोजमर्रा के अपने जीवन जब जीने लगते हैं तो मिलजुल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे दिया गया है आगे की जो हेडिंग है, अभी तक हम लोगों ने विविधता को देख लिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि विविधता में एकता आखिर क्या है। तो भारत की विविधता में अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जो भारत में विविधता है, इस विविधता को कहीं कमजोरी नहीं माना गया। अगर बात करें कि कमजोरी की, तो यहाँ पे कमजोरी नहीं माना गया, यहाँ पे भारत की ताकत माना गया है इसको। अब कैसे माना गया, इस चीज को हम इसमें देखेंगे। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, कब की बात कर रहा है, तो ये 200 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 200 वर्ष पहले जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, तो विभिन्न धर्म, मतलब यहाँ पे अब क्या कह रहा है, विभिन्न धर्म हो गया, भाषा हो गया, और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब उनकी धर्म, भाषा और क्षेत्र जो हैं, ये सभी चीज़ें अलग हैं। महिलाएं और पुरुष सभी लोगों ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। उन्होंने जिसका जैसे विरोध करने का तरीका था, अलग अलग तरीके से विरोध किया गया। जब हम लोग इतिहास का खंड पढ़ेंगे, इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि आखिर अंग्रेजों का विरोध कैसे भारतीयों ने किया, क्या उस समय की स्थिति परिस्थिति बनती है। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकेंगे। मतलब अंग्रेजों की क्या थिंकिंग की थी, फूट डालो और राज करो की नीति थी उनकी। तो अंग्रेज भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। विविधताएं होने के कारण उनको ऐसा फील हुआ और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया, मतलब लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी गई उस समय सब लोग एक थे। मतलब यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि अंग्रेजों ने ये थिंक किया कि हम कहीं ना कहीं इनके ऊपर भेद डालकर, फूट डालकर राज हमेशा करते रहेंगे, लेकिन लोगों ने एकजुटता दिखाई। अब यहाँ पे एक कविता दी गई है, कविता को पढ़ते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून
कि हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। अब ये भारतीय जन नाट्य जो इफ्टा है उससे एक कविता को चुना गया है। अब इस कविता का अर्थ क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम। मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है वहाँ पे जब जनरल डायर ने जो गोली चार्ज किया था, जहाँ पे जो किचलू जी और सत्यपाल वो इकट्ठा होते हैं, एक जो बिल आता है उस समय उसके विरोध करने के लिए। अब बिल में होता क्या है, बिल में होता ये कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कार्रवाई के आपको जेल में डाल दिया गया। अगर आप राज्य का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, तुरंत उठा के जेल में डाल दो। तो इसीलिए जो है उसका विरोध करने के लिए एक जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं कुछ लोग। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो अंग्रेज उस समय अधिकारी था उसने गोली चलाने का आदेश दे देता है और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं और ये एक जलियांवाला हत्याकांड के रूप में उभर कर सामने आता है। अगर इनकी रिपोर्ट की बात करते हैं तो सरकार का मानना था कि बहुत कम लोग मरे हैं, मतलब उस समय की सरकार का मानना, लेकिन जो गांधी जी और सब लोगों के नेतृत्व में गठित किए गए थे उसमें 2-2 हज़ार लोगों के मारे जाने की जो है सूचना रहती है। मतलब उन लोगों ने ऐसे इस चीज़ को उजागर किया। तो ये उस जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड के बाद ये गीत लिखा गया और उसके बाद ये गीत गाया जाता था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस होता है, उस पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, जो पंडित नेहरू जी हैं, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है और लाल किला से भाषण दिया गया, उस समय की ये तस्वीर इंगित करता है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी। चलिए बात करते हैं आगे। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाले बाग, ये बात हम आपको बता चुके, हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांत प्रिय, यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया, शांत प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। मतलब कोई भी वहाँ पे विरोध नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, निहत्थे लोग थे, ऐसा भी नहीं कोई आंदोलन करने आए थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन पर गोलियां चलाई जो बाग में इकट्ठे होकर सभी कर रहे थे, सभा कर रहे थे। पुरुष, महिला, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग मारे जाते हैं जो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत सारे लोगों की जानें गई, उसमें से ज़्यादा लोग घायल भी हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया है। जैसे कि अब आगे बात करते हैं, उस गीत के बारे में हम पहले ही बता चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। और क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? यहाँ पे अब क्या बता रहा है, क्लास 6 के बच्चे को एनसीईआरटी में ये बताया जा रहा है कि क्या आप भारतीय झंडे की कहानी को जानते हैं या जानती हैं। यहाँ पे जानती हैं लिखा गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। जब स्वतंत्रता संग्राम किए जा रहे थे उसी समय भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी और इसी झंडे को सारे आम लोग ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि एक पुस्तक भी आपसे पूछ सकता है कि मतलब भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। भारतीय एकता में कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता किसी के थोपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये यहाँ पे चीज़ दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, यहाँ पे ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती कि जो हमारा राष्ट्रगान है इसको किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ने भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखना। अब जैसे यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। इसमें सिंधु से लेकर पंजाब और पूरे क्षेत्र को, मतलब भारत जब विभाजित भारत था उस समय की परिकल्पना को लेते हुए पूरे भारत का रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसमें वर्णन किया। इसमें सिंधु भी शामिल है जो कि अब पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो इसीलिए जो है ये इसके बारे में आपको लिखना है कि आखिर इसमें किस तरह से एकता दिखाई गई है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से आप अपने वर्डों में लिखिएगा और लिखने के बाद हमें टेलीग्राम पे भेजिएगा, हम उसको देखेंगे कि आपने कैसे इसको लिखा हुआ है।
चलिए आगे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है, जो अध्याय 1 हमारा होता है विविधता की समझ, वो समाप्त हो जाता है। इसमें हम विविधता के कई सारी पहलुओं को लिखा है और उनको समझा हुआ है। यहाँ पे हमने ये भी जाना कि जाति को विविधता में नहीं शामिल किया जाता, ये गैर बराबरी में शामिल किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। और अमीरी गरीबी को भी विविधता में नहीं लिया जाता है, वो क्या होता है, तो वो भी गैर बराबरी ही होता है या असमानता होता है। जैसे ये प्रश्न देख लेते हैं। इन 5 प्रश्नों को आपको लिखना है और हमारे टेलीग्राम चैनल GS Study 38 पे आपको सेंड करना है। वहाँ पे आप सेंड करेंगे, हम इसको देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आप अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसमें कौन सा त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है कि आपके इलाके में जो भी त्यौहार मनाया जाता है उनका सिर्फ नाम लिखिए। उनको लिखने के बाद में मतलब बहुत कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि क्लास 6 का स्टैंडर्ड आपको याद रखना है कि क्लास 6 में त्योहारों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से त्यौहार हैं, और उन त्योहारों को भी लिखना है जो सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। मतलब कोई तो पर्व ऐसे होगा जो सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो उसको भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अपने विचार में भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। जो भारत की समृद्ध और विविध विरासत है, ये आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, इस चीज़ का यहाँ पे हमें वर्णन करना है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब में इस वाक्यांश में नेहरू जी एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। जो भारत की खोज किताब में नेहरू जी ने इस अनेकता में एकता कहा है, इसको अपने शब्दों में आप लिख डालिएगा। अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने उस पंक्ति को चुनिए जिसके अनुसार भारत की एकता एक निश्चित रूप से झलकती है। मतलब उस गीत में ऐसी कौन सी पंक्ति है जो ऐसा दिखाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जो एकता है, भारत में एकता है, वो वहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनना है आपको। जैसे लद्दाख केरल की इसमें तुलना की गई, उसी तरह से कोई भी एक क्षेत्र चुन लीजिए। उस क्षेत्र को चुनने के बाद में अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो कैसे। इस चीज़ को आपको क्वेश्चन ड्रा आउट करना है, लिखना है, फ्रेम करना है, इसके बाद हमारे टेलीग्राम पे भेजना है। सभी लोग लिखिएगा जरूर। और इस चैप्टर से कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब आगे इसी क्रम में इसी तरह से हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। फिलहाल आज के जो इस एपिसोड में था, इस वीडियो में था, इतनी ही चीज़ें थी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह विविधता की समझ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि GS Study 38 है और यूजर नेम दिया गया है GS Study 387। आप इससे सर्च कर सकते हैं या फिर हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, GS Study इस तरह से इसका आइकन आएगा, एजुकेशन सेक्टर लिखा रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।